सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जिसी का चैप्टर से दिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर को हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये 13 नंबर चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टील स्ट्रक्चर सोल्व कर रहे हैं और पूरा सीरीज बना रहे हैं सोल्व करते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसका रिवीजन कर सकें डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं और एनालाइज करते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसको अलग शुरू करते हैं। इससे पहले आज के स्ट्रक्चर में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये आगे का पार्ट इसमें शुरू कर रहे हैं। 13 नंबर चैप्टर में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें 2 पार्ट बना चुके हैं। पहला पार्ट में हम लोग 1 से 40 तक देखे थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 40 से लेकर 80 तक देखे थे, मीन्स 1 to 40 एंड 40 to 80। इस पार्ट में हम लोग ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में हम लोग 80 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट इन स्टील स्टॉक क्या होता है? चिमनी को बोलते हैं स्टॉक। तो मिनिमम थिकनेस जो होता है प्लेट का वो कितना होना चाहिए स्टील स्टॉक में? तो मिनिमम थिकनेस जो होता है वो 6 mm होना चाहिए, मिनिमम, दैट इज 6 mm। नेक्स्ट है तो मैक्सिमम, ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पूछ रहा है क्या? मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट। तो मैक्सिमम पिच होता है रिविट का, यूज करता है किसमें? स्टील स्टॉक में। स्टील स्टॉक में मैक्सिमम पिच कितना यूज करते हैं? तो मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम मेरा 10T यूज होता है। तो स्टील स्टॉक में हम लोग देख लें कि 6 mm जो होता है थिकनेस यूज होता है मिनिमम। और अगर पिच देखा जाए तो पिच जो मैक्सिमम पिच होता है वो 10 times T होता है। T द थिकनेस ऑफ चिमनी या थिकनेस ऑफ स्टील स्टॉक, तो इसका मैक्सिमम B हो जाएगा 10T। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ बेस का जो डायमीटर होता है कोनिकल फ्लेयर में ऑफ द स्टील स्टॉक। कोनिकल फ्लेयर करने का मतलब जो स्टील स्टॉक इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो नीचे इसका जो डायमीटर होता है बेस का वो कितना होता है? स्टील स्टॉक इज द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोनिकल फ्लेयर ऑफ ए स्टील स्टॉक इज लेस देन D। ऊपर ये इसको D बोलते हैं, तो D से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रेटर देन D हो। नीचे का जो डायमेंशन है वो ग्रेटर देन D होगा। ये कोनिकल फेलर है ना, कोनिकल है। नेक्स्ट है हडसन फार्मूला गिव द डेड वेट। हडसन फार्मूला किस में यूज होता है? तो डेड वेट ऑफ ट्रस ब्रिज एज ए फंक्शन ऑफ, तो क्या चीज़ का फंक्शन है? हडसन फार्मूला गिव द डेड वेट। हडसन फार्मूला जो गिव डेड वेट को देता है वो ब्रिज का किस चीज़ का फंक्शन है? तो बॉटम कोड एरिया, टॉप कोड एरिया, इफेक्टिव स्पैन ऑफ ब्रिज। तो जो हेडसन फार्मूला जो होता है वो बॉटम कोड एरिया पे फंक्शन करता है, बॉटम कोड एरिया पे। और जो इफेक्टिव स्पैन पे जो यूज होता है वो कौन सा फार्मूला होता है? तो फुलर फार्मूला होता है। जो फुलर फार्मूला होता है उसमें हम लोग इफेक्टिव स्पैन यूज करते हैं ब्रिज का। और अगर वुडसन फार्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बॉटम कोड का एरिया यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका देख लिए। वुडसन फार्मूला था तो ये हो जाएगा इसका आंसर बॉटम कोड एरिया। यहीं पर अगर फुलर फार्मूला रहता तो उसमें कौन सा यूज होता? इफेक्टिव स्पैन यूज होता। तो इसके लिए आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है इफ द लोडेड लेंथ ऑफ अ स्पैन इन मीटर ऑफ ए रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग ए सिंगल ट्रैक इज 6 मीटर, देन द इम्पैक्ट फैक्टर। बोल रहा कि इफ द लोडेड लेंथ ऑफ अ स्पैन इन मीटर ऑफ ए रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग ए सिंगल स्टॉक इज 6 मीटर। एक स्टॉक का 6 मीटर लेंथ है। द इम्पैक्ट फैक्टर कितना लेते हैं? तो इम्पैक्ट फैक्टर जो फॉर्मूला होता है, अगर इम्पैक्ट फैक्टर का देखा जाए, इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? 0.15 + 8 / 6 + L। L कितना दिया हुआ यहाँ पे? L दिया हुआ मेरा 6 मीटर। इसको जगह पर अगर 6 डालेंगे, 6 मीटर, इसका जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कितना आ रहा है इसका? इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे। L की जगह पे हम लोग 6 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
मेरा आ रहा है 0.816 तो 816 आ रहा है तो किस में इलाज करेगा, 0.5 से ज़्यादा मतलब 1 से कम है, दैट इज़ सी। तो इम्पैक्ट फैक्टर का जो वैल्यू होगा, तो जो फॉर्मूला देख लिए 0.15 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 प्लस एल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो एल का जो वैल्यू रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 0.816 आ रहा है, दैट इज सी इसका आंसर होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है इम्पैक्ट फैक्टर का, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है इम्पैक्ट फैक्टर का 1 होता है, दैट इज ये। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फ्लूइड इज सपोर्टेड इफ़ द फ्लोर जो है सपोर्टेड एट और नियर द बॉटम, एट और नियर मतलब सपोर्ट पे और नियर द बॉटम, बट टॉप कोड ऑफ द ब्रिज आर नॉट ब्रश्ड, टॉप कोड आर नॉट ब्रश्ड, देन द ब्रिज इज कॉल्ड। तो ब्रिज का टाइप पूछ रहा है कौन सा होगा, इस तरह से बोल रहा है। अगर तो क्या बोल रहा है, नियर द बॉटम बट टॉप कोड ऑफ द ब्रिज आर नॉट ब्रश्ड, टॉप कोड नहीं है तो उसको कौन सा बोलेंगे, तो उसको हाफ थ्रोट टाइप बोलते हैं। डेक टाइप कैसा होता है, डेक टाइप में इस तरह से बनता है। अगर मेरा ब्रिज सस्पेंशन इस तरह से बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस तरह से मेरा ब्रिज है और सपोर्ट यहाँ पे है तो इसको बोलते हैं डेक टाइप, ठीक है। थ्रो टाइप कौन सा होता है, थ्रो टाइप में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। स्पाइन पे अगर नीचे रहेगा, सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट पे लग रहा है, इस तरह से अगर जो ब्रिज बनता है तो उसको बोलते हैं थ्रो टाइप। बट अगर जो बोल रहा है कि सपोर्ट एट नियर और बट टॉप कोड ऑफ द ब्रिज आर नॉट ब्रेस्ड, टॉप कोड और सपोर्ट पे नहीं लग रहा है तब तो उसमें कौन सा होगा, तो हाफ थ्रो होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द ट्रैक इज एज्यूम टू एक्ट ऑन द ब्रिज एट ए हाई टॉप। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कर्वेचर पे वो कितना होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अगर देखा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है कितना होता है, वो W/V² डिवाइड बाई 127 R। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वैल्यू होता है W/V² 127 R। और एक्ट कितना पे करता है, तो इतना एक्ट करता है 1.83 मीटर एबव द रेल, 1.83 मीटर एबव द रेल। और अगर इसका वैल्यू पूछता तो W/V² डिवाइड बाई 127 R, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ रैकिंग फोर्स। रैकिंग फोर्स का इफेक्ट होता है कहाँ पे, कंसीडर करते हैं डिजाइन में। तो इफेक्ट ऑफ रैकिंग फोर्स इन कंसीडर इन द डिजाइन, तो रैकिंग फोर्स का डिजाइन कहाँ पे करते हैं, तो लैटरल ब्रेस जो होता है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं डिजाइन में। लैटरल जो रैकिंग फोर्स होता है वो लैटरल ब्रेस के डिजाइन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो क्रोड मेंबर में यूज नहीं होता, तो ओनली वन आर करेक्ट। नेक्स्ट है when the secondary stress are taken, secondary stress taken कर रहा है into account along with primary stress, then the allowable stress is increased by। प्राइमरी स्ट्रेस भी लग रहा है प्लस सेकेंडरी स्ट्रेस लग रहा है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रेस आर टेकन इनटू अकाउंट अलॉन्ग विथ प्राइमरी स्ट्रेस। पहले प्राइमरी में लग रहा था और सेकेंडरी भी लग रहा था, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लग रहा है तो स्ट्रेस कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज करता है मेरा, कितना इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है मेरा 16.67%, 16.67%, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रेस और प्राइमरी स्ट्रेस दोनों एक्ट कर रहा है, तो जो स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज करता है 6.67%। नेक्स्ट है द पोर्टल ब्रेसिंग। जो पोर्टल ब्रेसिंग होता है, पोर्टल ब्रेसिंग कैसा होता है, इस तरह से पोर्टल फ्रेम का करता है, इसी को पोर्टल ब्रेसिंग बोलते हैं। तो पोर्टल ब्रेसिंग इन ए ट्रस ब्रिज, एक पॉइंट रहेगा मतलब हिंज जॉइंट है। द पोर्टल ब्रेसिंग इन ए ट्रस ब्रिज इज यूज टू, तो पोर्टल ब्रेसिंग जो होता है क्या डिजाइन किस में यूज होता है, ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप ऑफ द एंड पोस्ट टू बेरिंग। तो इस लोड होता है इस पर और नीचे वेयरिंग पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है पोर्टल ब्रेसिंग को। तो इसको कह सकते हैं कि पोर्टल ब्रेसिंग टू यूज इन अ ट्रस टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप टू बेरिंग, दैट इज ए। द स्वे बेरिंग स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन टू ट्रांसफर। स्वे ब्रेसिंग जो होता है वो किस में डिजाइन होता है, तो स्वे ब्रेसिंग जो होता है, स्वे ब्रेसिंग का जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, कंट्रोलिंग द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में
कंट्रोलिंग द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन को कंट्रोलिंग करते हैं उसमें स्वे ब्रेसिंग यूज किया जाता है। तो स्वे ब्रेसिंग में क्या होता है, हाफ 2.5% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग। बॉटम ब्रेसिंग में तो होता है हम लोग का देखे थे अभी पोर्टल ब्रेसिंग, 25% ऑफ टॉप पैनल विंड लोड एंड 50% टॉप पैनल विंड एंड उतना बॉटम। मीन्स कह रहा है कि स्वे ब्रेसिंग डिजाइन को, स्वे ब्रेसिंग जो होता है, स्वे ब्रेसिंग जो यूज होता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए डिजाइन जो ट्रांसफ़र करता है 50% टॉप करता है, 50% मेरा बॉटम करता है, दैट इज डी। 50-50% दोनों करता है। नेक्स्ट है स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टडी करने बोल रहा है टॉप लैटरल ब्रेसिंग प्रिवेंट द साइड स्वे बकलिंग ऑफ द कोड। क्या बोल रहा है, द टॉप लैटरल ब्रेसिंग, जो टॉप का जो लैटरल ब्रेसिंग है, प्रिवेंट द साइड स्वे, टॉप लैटरल ब्रेसिंग प्रिवेंट द साइड स्वे बकलिंग ऑफ द कोड। तो क्या ये साइड स्वे को, जो टॉप लैटरल ब्रेसिंग जो है वो साइड स्वे को प्रिवेंट करता है, तो सही है, टॉप जो है वो प्रिवेंट करता है साइड स्वे को। स्वे ब्रेसिंग कीप द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिज, जो स्वे ब्रेसिंग होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो स्वे ब्रेसिंग मेरा रेक्टेंगुलर शेप का, तो सही है। स्वे ब्रेसिंग ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, स्वे ब्रेसिंग ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बेरिंग। ये स्वे ब्रेसिंग नहीं होता है, ये होता है पोर्टल ब्रेसिंग। अभी हम लोग देखे थे जो पोर्टल ब्रेसिंग होता है वो ट्रांसफ़र करता है टॉप से लेकर के बेरिंग पे, लोड ट्रांसफ़र करता है टॉप टू बेरिंग, वो होता है पोर्टल ब्रेसिंग। तो इस तरह से देखें, यहाँ स्वे ब्रेसिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्टल ब्रेसिंग हो जाएगा। ये पोर्टल ब्रेसिंग रहता है तो इसका जो लोड है वो ट्रांसफ़र कर रहा है टॉप से लेकर के टॉप टू बेरिंग, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया, 1 और 2 सही है, 1 और 2 मेरा सही है, दैट इज बी। द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड, द ब्रेसिंग प्रोवाइड इन द प्लेन ऑफ एंड, प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड द ब्रेसिंग प्रोवाइड इन द प्लेन ऑफ एंड। एंड में जो प्रोवाइड होता है उसको कौन सा बोलते हैं, अभी हम लोग देखे थे, अगर इस तरह से प्लेन में प्रोवाइड किया इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल ब्रेसिंग, दैट इज बी, पोर्टल ब्रेसिंग। द पोर्टल ब्रेसिंग इज डिजाइंड, पोर्टल ब्रेसिंग होता है किसमें डिजाइन होता है वो पूछ रहा है। पोर्टल ब्रेसिंग इज डिजाइन फॉर, पोर्टल ब्रेसिंग डिजाइन किया जाता है बेंड फोर्स के लिए प्लस 1:2.5% ऑफ द कॉम्प्रेसिव फोर्स इन टू एंड पोस्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट है द पिन ऑफ रॉकर बेरिंग इन ए बेरिंग ब्रिज इज डिजाइन फॉर, जो पिन होता है रॉकर बेरिंग में, ब्रिज में, वो किस लिए यूज किया जाता है, इसका डिज़ाइन जो होता है, इसका डिजाइनिंग बेरिंग, शियर और बेंडिंग तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है पिन का। पिन होता है रॉक बेरिंग में, वो डिजाइन किया जाता है बेरिंग, शियर और बेंडिंग तीनों के लिए, दैट इज डी। 96 क्या करा, ए सॉलिड टिम्बर कॉलम है, क्या बोल रहा है, एक सॉलिड टिम्बर कॉलम है, इज कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग कॉलम। टिम्बर कॉलम को लॉन्ग कॉलम कब कंसिडर करेंगे, जब सिलेंडर्स रेशियो जो है उसका कितना होना चाहिए, लॉन्ग कॉलम है तो लेस देन तो होगा नहीं, बिटवीन 11 एंड इतना, बिटवीन 0.702 एंड 150 इतना दे हुआ है, मतलब 11 से कम है। अगर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट कॉलम के लिए, लेस देन का 11 है तो ये शॉर्ट कॉलम के लिए हो जाएगा, जो कि लॉन्ग कॉलम पूछ रहा था। तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्या हो जाएगा मेरा 0.702 एंड 50 के बीच में रहे तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए होगा। सिलेंडर्स रेशियो का वैल्यू, अगर सिलेंडर्स रेशियो का जो वैल्यू है मेरा 0.702 एंड 50 के बीच में रहे तो ये लॉन्ग कॉलम के लिए हो जाएगा, और अगर लेस देन 11 है तो वो मेरा शॉर्ट कॉलम के लिए हो जाएगा। तो लॉन्ग कॉलम पूछ रहा था तो मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी। लिस्ट डायमेंशन पूछ रहा है सर्कुलर कॉलम में कितना होता है, तो लिस्ट डायमेंशन जो होता है सर्कुलर कॉलम में वो 0.88 डी होता है, लिस्ट डायमेंशन 0.88 डी होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द फॉर्म फैक्टर फॉर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, फॉर्म फैक्टर जो होता है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का, इन केस ऑफ टिम्बर फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है किसका, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। सर्कुलर सेक्शन का जो होता है 1.18 होता है, मीन्स अगर फॉर्म फैक्टर देखा जाए सर्कुलर का तो हो जाएगा मेरा 1.18
और यही अगर रेक्टेंगुलर का पूछता तो 1.414 होता। ये जो होता है रेक्टेंगल का होता है 1.18 होगा सर्कुलर का, तो इसमें सर्कुलर बोल रहा था तो 1.18 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द सिंपल बेंडिंग मोमेंट बी अप्लाइड फॉर रेक्टेंगुलर बीम अप टू 300 mm डेप्थ। कहाँ तक ये करता है? तो इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द सिंपल बेंडिंग फार्मूला, जो सिंपल बेंडिंग फार्मूला है ये कहाँ तक एक्ट का अप्लाइड होता है? रेक्टेंगुलर बीम में होता है अप टू 300 mm डेप्थ तक के। ऑल रेक्टेंगुलर बीम के लिए नहीं होता है, सॉलिड सर्कुलर बीम में ओनली नहीं होता है, ऑल स्क्वायर बीम ऑल के लिए नहीं होगा। तो ये जब भी होगा तो रेक्टेंगुलर बीम अप टू 300 mm डेप्थ, दैट इज ए। द इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील, इलास्टिक स्ट्रेन पूछ रहा है किसका? स्टील का। इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील का अगर डायग्राम देखा जाए इलास्टोप्लास्टिक में इस तरह से इसका होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.2 ये पूछ रहा है क्या? तो इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील अबाउट, इलास्टिक स्ट्रेन पूछ रहा है स्टील का 1/12 ऑफ स्ट्रेन एट इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डिंग एंड अबाउट 1:120 ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है मेरा? मैक्सिमम 200 तक जाता है, 1:200, और मिनिमम जो होता है मेरा स्टार्टिंग 1:1। अगर इस तरह से इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो मिनिमम अगर होता स्ट्रेन तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12 और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका 12 to 200 सी। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिक मेथड। मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिक मेथड इज, मैकेनिज्म 3 तरह का मेथड होता है। एक इक्विलिब्रियम मेथड होता है, एक मैकेनिज्म मेथड होता है, एक यील्ड मेथड होता है। इक्विलिब्रियम मेथड प्लस मैकेनिज्म मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड प्लस मैकेनिज्म मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड और मैकेनिज्म मेथड लगता है। मैकेनिज्म मेथड एंड द स्टैटिकल मेथड गिव द लोअर एंड अपर एंड बाउंड्री स्ट्रेंथ। तो जो मैकेनिज्म मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड और मैकेनिज्म मेथड जो होता है वो अपर थ्योरम होता है, अपर बाउंड थ्योरम, और इक्विलिब्रियम मेथड प्लस यील्ड मेथड रहता है तो इसको लोअर या स्टैटिक बाउंड थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिकल मेथड गिव्स द लोअर एंड अपर बाउंड रिस्पेक्टिवली, अपर एंड लोअर बाउंड रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर लोअर बाउंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैटिकल ट्रू, अपर बाउंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या देगा ये? तो लोअर बाउंड देगा और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर अगर स्टैटिकली है और मैकेनिज्म है तो इसमें कौन सा देगा? अभी हम लोग देखे थे, एक इक्विलिब्रियम देखे थे, एक मैकेनिज्म देखे थे, एक यील्ड बोले थे। तो मैकेनिज्म जो लग रहा है ये हो जाएगा लोअर बाउंड देगा और स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रेंथ देगा स्ट्रक्चर का, दैट इज सी। नेक्स्ट है फॉर फ्रेम विथ लार्ज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी द मैकेनिज्म मेथड इज। अगर डिग्री ज़्यादा है तो मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी ज़्यादा है तो मैकेनिकल जो मैकेनिज्म मेथड होता है वो मोर सूटेबल होता है किसके कंपेयर में? स्टैटिक मेथड से। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। अगर लार्ज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है तो हम लोग मैकेनिज्म मेथड यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड होता है, सिंपलर एज द कम्पेयर टू स्टैटिकल मेथड, इससे सिंपलर होता है स्टैटिकल मेथड से, दैट इज बेस का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द टी सेक्शन सो इन फिगर द डायमेंशन द डिस्टेंस ऑफ द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वैसा न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पे एरिया जो है वो बराबर होता है। एरिया जब बराबर जिस एक्सिस के थ्रू होता है उस एक्सिस को हम लोग प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट एरिया जो है सेक्शन का स्ट्रक्चर का वो इक्वल होता है उसको हम लोग प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हमको एरिया निकालना पड़ेगा पहले। अगर मान लिया जाए न्यूट्रल एक्सिस इसको मानते हैं, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं तो उसका एरिया, नीचे का एरिया कितना हो जाएगा? ये 50 है तो ये मेरा x हो जाएगा। तो 50 माइनस एक्स इंटू 10 दिया हुआ है विड्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 प्लस ये एरिया हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 mm। ये मेरा आ गया 5 mm। तो पूछ रहा है इसमें क्या?
प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप से पूछ रहा, तो ये मेरा एक्सिस यहाँ पे एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया था 5, तो 10 + 5 कितना हो गया, ऊपर से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 15 mm, तो 15 mm डायरेक्ट इसका सिंपल साइज में एरिया जो है न्यूट्रल एक्सिस से दोनों इसको हम लोग बराबर कर देते हैं, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकल जाता है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स का जो इफेक्ट एंड शियर फोर्स ऑन द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पर जो एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का जो इफेक्ट होता है, दोनों जो होता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को वो डिक्रीज करता है। अगर पूछ रहा है कि इफेक्ट पूछ रहा है किस पे, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का किस पे, कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन डिक्रीज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इन बोथ केसेस। शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स दोनों जो है डिक्रीज करता था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, इफ ए स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, अगर जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जीरो नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है और सेकंड डिग्री का दिया हुआ, मतलब डी एस का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू रिडेंट द स्ट्रक्चर इन मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंज जो होगा वो कितना होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी +1, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी +1, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3, दैट इज सी। नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव द लार्जेस्ट सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर को हम लोग अल्फा से अगर इंडिकेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है ZP/Z, या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, या फिर कह सकते हैं MP प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी टू द इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो ये रेशियो जो होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो होता है उसको सेफ फैक्टर कहते हैं, और सेफ फैक्टर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ देख लिया, अब देखते हैं अलग अलग केस में क्या होता है। अगर रेक्टेंगल केस में देखा जाए सेफ फैक्टर तो इसका वैल्यू 1.5 होता है, आई सेक्शन का देखा जाए तो इसका वैल्यू 1.12 होता है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का देखा जाए 1.7 होता है, 1.7 होता है। डायमंड का देखा जाए, डायमंड का मेरा कितना होता है, अगर डायमंड सेक्शन में देखा जाए तो इसका 2 होता है। ट्रायंगल रहता तो ट्रायंगल का कितना होता है 2.34 होता है। तो मैक्सिमम मेरा ट्रायंगल सेक्शन में होता है, बट यहाँ पर जो इसमें जो दिया हुआ इसमें से लार्जर कौन सा होगा, तो मेरा डायमंड सेक्शन है जिसका 2 होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट है द सेफ फैक्टर फॉर सॉलिड सर्कुलर, अभी देख लें सॉलिड सर्कुलर का कितना हो रहा था 1.7, ये कितना हो रहा था, ये आई सेक्शन का हो गया, 1.5 किसका हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो गया, 1.7 किसका हो गया, सर्कुलर सेक्शन का हो गया, और ये 2 किसका हो गया, डायमंड सेक्शन का हो गया। इस तरह से हम लोग सर्कुलर का देखना था तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है ZP का वैल्यू किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का अगर वैल्यू देखा जाए तो A/2 × by1 + by2 का बार ये होता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होता है BD² / 4, BD² / 4, दैट इज B, क्योंकि यहाँ पे by1 और by2 बार दोनों बराबर होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना हो रहा है D/4। इसको सॉल्व करेंगे और एरिया बराबर कितना हो जाएगा मेरा B/D, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा BD² / 4। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का था, ये हो गया इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और ये हो गया मेरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसको सेफ फैक्टर बोलते हैं। सेफ फैक्टर दोनों निकाल रहे हैं यहाँ से, देख आ रहा है तो 1.5 आ रहा है, इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज, लोड फैक्टर जो होता है इस पर डिफाइन करता है। तो लोड फैक्टर जो होता है अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड का जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है। अल्टीमेट लोड यील्ड लोड नहीं होता, लोड फैक्टर जो डिपेंड करता है किस पे, अल्टीमेट लोड PC/P, PC होता है अल्टीमेट लोड और P हो गया परमिसिबल का है या वर्किंग का है। तो अल्टीमेट लोड बाई वर्किंग लोड का जो रेशियो होता है उसको लोड फैक्टर बोलता है, सी।
द मोमेंट कर्वेचर जो रिलेशन है प्लास्टिक हिंज, मोमेंट कर्वेचर जो रिलेशन है वो क्या होता है? द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट प्लास्टिक हिंज पे मोमेंट कर्वेचर रिलेशन देखा जाए तो क्या होगा? मोमेंट कर्वेचर अगर रिलेशन देखा जाए, अगर सिंपल सा अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो अगर इस तरह से जो नहीं बन रहा है, ये जो डिस्टेंस होता है बाई होता है, तो बाई बराबर जो होगा यहाँ पे अगर जीरो हो जाए, बाई बराबर जीरो हो जाए तो प्लास्टिक मोमेंट, वहीं पे प्लास्टिक मोमेंट जनरेट होता है। तो कांस्टेंट मोमेंट होता है ऑल कर्वेचर के लिए। तो मोमेंट कर्वेचर बाय प्लास्टिक ही तो कांस्टेंट मोमेंट होता है, हर एक कर्वेचर के लिए जो मोमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मोमेंट होता है, ना कि कर्वेचर मोमेंट। कर्वेचर कांस्टेंट नहीं होता, कर्वेचर कांस्टेंट नहीं होता है, मोमेंट कांस्टेंट होता है मेरा, दैट इज सी। नेक्स्ट है सेफ फैक्टर इज प्रोपर्ली विच इज डिपेंड्स ओनली ऑन द अल्टीमेट स्टेज। तो सेफ फैक्टर जो होता है, सेफ फैक्टर जो होता है अभी हम लोग देखे थे, सेफ फैक्टर अल्फा, इसको क्या इंडिकेट करते हैं? जेड पी डिवाइड बाई जेड, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो पूछ रहा है। तो सेफ फैक्टर प्रोपर्ली विच इज डिपेंड ओनली ऑन द अल्टीमेट स्टेज, स्टेज पे डिपेंड कर नहीं करता, ओनली यील्ड स्टेज ज्योमेट्री, सेक्शन का ज्योमेट्री होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी देखे थे आई सेक्शन के लिए, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आ रहा था। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है सेफ फैक्टर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। स्टैटिकल मेथड जो होता है प्लास्टिक, स्टैटिकल मेथड या लोअर मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो स्टैटिकल मेथड कौन सा होता है? तो स्टैटिकल मेथड में होता है जो इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म लगता है तो स्टैटिकल मेथड होता है, और इक्विलिब्रियम प्लस यील्ड लगता है तो वो अपर बाउंड मेथड कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? स्टैटिकल मेथड में इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म मेथड, दैट इज ये। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। अभी मैकेनिज्म मेथड है, तो मैकेनिज्म मेथड में कौन सा लगेगा? इक्विलिब्रियम लगेगा। सॉरी, अभी जो हम लोग देखे थे, अभी हम लोग स्टैटिकल मेथड जो होता है उसमें क्या होता है? मेथड तीन टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक लोअर बाउंड मेथड, एक अपर बाउंड मेथड। और इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है तीन टाइप का होता है, एक इक्विलिब्रियम, मैकेनिज्म और यील्ड। अगर इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म ये दोनों ऐड होता है, इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म तो होता है, तो ये अपर होता है, ये होता है अपर बाउंड थ्योरम। और इक्विलिब्रियम प्लस यील्ड लगता है तो ये लोअर बाउंड थ्योरम या स्टैटिक मेथड बोलते हैं। लोअर बाउंड थ्योरम या स्टैटिक, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म मिल करके अपर बनाता है, और इक्विलिब्रियम यील्ड मिलता है, यील्ड मीन्स नीचे, यील्ड मिलता है तो लोअर या स्टैटिक बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा था? स्टैटिक मेथड था। स्टैटिक मेथड में देख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम लगेगा प्लस यील्ड लगेगा, इक्विलिब्रियम लगेगा प्लस यील्ड लगेगा। तो देख रहा है कि इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, तो मैकेनिज्म इसमें नहीं होगा, मैकेनिज्म प्लस प्लास्टिक ना, इक्विलिब्रियम प्लस प्लास्टिक मोमेंट, दैट इज बी। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म मेथड। अभी मैकेनिज्म मेथड पूछ रहा है, तो मैकेनिज्म मेथड में कौन सा होगा? तो इक्विलिब्रियम होगा और मैकेनिज्म कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम होगा और मैकेनिज्म कंडीशन होगा, ई प्लस दैट इज ए। नेक्स्ट है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का पूछ रहा है कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सर्कुलर सेक्शन का हम लोग देखे थे, अगर जेड देखा जाए तो सिंपल सा होता है A/2/1 बार प्लस बाई 2 बार। सर्कुलर सेक्शन बोला तो सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं। अगर ये सर्कुलर सेक्शन हो गया, इसको बीच से डिवाइड कर देंगे तो ये मान लीजिए एरिया 1 मान लेते हैं, ये एरिया 2 मान लेते हैं, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसको कर लें, ये जो डिस्टेंस होता है हाफ पॉइंट का ये होता है बाई 1 बार, और नीचे का देखेंगे तो बाई 2 बार होगा, ठीक है। दोनों देख रहे हैं डिस्टेंस जो होगा दोनों बराबर है। अगर यहाँ से देखा जाए ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 4r डिवाइड बाई 3 पाई। जो CG होता है सेमी सर्किल का 4r बटा 3 पाई होता है। तो बाई 1 बाई 2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बाई 1 बार इज इक्वल टू बाई 2 बार इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई 3 पाई सर्कुलर सेक्शन के लिए। और एरिया जो हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा πr² पूरा आ गया। उसके बाद हम लोग सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, उसका वैल्यू कितना होता है A/2/1 बार प्लस बाई 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है
डी डायमीटर दिया हुआ, तो डी बराबर 2r कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो देख रहे हैं तो सेक्शन मॉडुलस जो आ रहा है वो कितना आ रहा, डी क्यू डिवाइड बाई 6 आ रहा, दैट इज सी। सिंपल सा इसमें सिर्फ यही करना था कि पाई का मेन वैल्यू है कितना है 4r/3 पाई, या फिर इसको डी के फॉर्म में लिखे तो 2d डिवाइड बाई 3 पाई। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोड फैक्टर इज, लोड फैक्टर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड फैक्टर अगर देखा जाए, लोड फैक्टर अगर देखा जाए तो लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और सेफ फैक्टर जो होता है ऑलवेज जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो सेफ फैक्टर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो बोल रहा है कि लोड फैक्टर तब क्या होगा, अगर सेफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो लोड फैक्टर जो होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज़्यादा ही आएगा। तो यही बोल रहा है कि लोड फैक्टर ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, क्योंकि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, लेस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि सेफ फैक्टर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्या हो रहा है, रेशियो पूछ रहा है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, रेशियो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। एक का वैल्यू होता है अल्फा, मतलब सेफ फैक्टर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। सेफ फैक्टर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दोनों का रेशियो होगा सेफ फैक्टर ऑफ ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो होगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो होगा जेड बाई जेड ई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। दोनों का रेशियो को सेफ फैक्टर बोलते हैं। तो कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 दोनों का रेशियो। नेक्स्ट है अदर कंडीशन बीइंग सेम, बाकी सारा कंडीशन सेम है। द लोड फैक्टर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो लोड फैक्टर होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का वो क्या होगा, वो पूछ रहा है कि अदर कंडीशन अगर सेम कर दिया जाए तो लोड फैक्टर क्या होगा, इक्वल टू द लोड फैक्टर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अदर कंडीशन बीइंग सेम द लोड फैक्टर ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जब हम लोग जानते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का अगर जानते हैं कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है डिटर्मिनेट से, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो लोड फैक्टर होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा होगा किससे, डिटर्मिनेट से। तो देख लेते हैं ऑप्शन मोर दिया, मोर देन द लोड फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दैट इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इसमें से कौन ऐसा कंडीशन है जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों में सेटिस्फाइड होता है। तो इलास्टिक प्लास्टिक दोनों में होता है तो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट है इन द वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड में तो वर्चुअल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है। तो वर्चुअल क्वांटिटी जो होता है, वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहता है, टोटल इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, यही होता है वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, इसमें जो वर्चुअल क्वांटिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डेल निकालते हैं, वही वर्चुअल होता है, उसको इस तरह से अगर निकालते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग वर्चुअल मान कर चलते हैं। तो वर्चुअल वर्क मेथड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्चुअल होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है भी मैं ए प्रोप्ड कैंटिलीवर लोडेड रेस्टोरेंट फिगर द प्लास्टिक हिंज विल बी। प्लास्टिक हिंज कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको अगर डायग्राम बनाया जाए तो प्लास्टिक हिंज एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस पे, मान लिया अगर एक्स डिस्टेंस पे बन रहा है, इधर से एक्स डिस्टेंस पे, जो एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है इस सेक्शन पे वो कितना होता है 0.414 ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है 414 ओवरऑल लेंथ का, 4.4 एल का, 0.44 एल पे इसका प्लास्टिक हिंज डेवलप करेगा। तो एट फ्रॉम बी से हम लोग देखे थे ना, इस फिगर अगर देखा जाए ये पॉइंट बी दिया हुआ, तो बी से एक्ट करेगा 0.414 पे इसका प्लास्टिक हिंज डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रहने देते हैं, देख लेते हैं। इसमें एक 120 तक के पहुंच गए हम लोग। ये थर्ड पार्ट था स्टील स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट में 1 से 40 देखे थे, सेकंड पार्ट में हम लोग 40 to 80 देखे थे,
थर्ड पार्ट में हम लोग 80 to 120 तक देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।